सीधा आपको लिए चलेंगे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, उसके लिए, इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी इस ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी में जो वहां पर बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रमोट फार्मा पार्क ललितपुर में हमारा विकसित हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट की इस दिशा में अपनी एक नई प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश यानी हम लोग जब अपने यहां जनपदों में देखते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, अभी मैं देख रहा था यहां पे जो डिवाइस लगाई गई हैं, अलग अलग जो स्टार्टअप अलग अलग लोगों ने या हमारे यूथ ने विकसित किए हैं, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी का और उसका स्वयं का स्मार्टफोन या टूल के माध्यम से कैसे स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके वह इस लक्ष्य को आसानी से अचीव करने में सहयोग कर सकता है। आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और उस दिशा में मैं सबसे पहले आपको इस बारे में कह सकता हूं कि हम आज जब देखते हैं, मैं मानता हूं आज भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बहुत दूर तक ना आना पड़े, बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए कि किस स्टेज में उसको जाना है। हमने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की, हमने कहा भाई ये इंसेफ्लाइटिस का ये पेशेंट है, इसको सबसे पहले समय पे इसको डिटेक्ट करो, समय पे उपचार हो जाए और लोकल सेंटर में उपचार हो। ऐसा नहीं कि उपचार करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहा है। अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका पीएचसी है,
या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो वहीं पे उसको उपचार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रक्रिया जब सख्ती से लागू की गई और ये तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी यह पता लगना चाहिए कि किस गांव से आया है और उसकी बीएसटी लिखी होनी चाहिए कि कौन डॉक्टर इसको रिफर कर रहा है। और अगर बिना बताए वहां से कोई व्यक्ति आ गया तो उसको एडमिट मत करो, वापस भेजो। और अगर वहां कोई उसको पूछने वाला नहीं तो उनकी जवाबदेही तय करो जो फील्ड लेवल का हेल्थ वर्कर है। परिणाम क्या हुआ? ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। परिणाम क्या हुआ? मात्र 2 वर्ष में, 40 वर्ष में जो बीमारी एक महामारी बन चुकी थी, 50,000 मासूम बच्चों को खो चुका था जो यूपी, उस बीमारी को मात्र 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया, पूरी तरह समाप्त कर दिया। और मेरा मानना है टेक्नोलॉजी से संभव है। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मैं दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की उस एक घटना का जिक्र जरूर करूंगा इस अवसर पर आपसे, और आज के दिन पे टेक्नोलॉजी से हम उसको कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में है। उसका जो कार्यकाल है आज से 2500 वर्ष पुराना है। तक्ष ये भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र के नाम पर तक्षशिला, और तक्षशिला ये तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में एक था। उसने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक दिए, अभियंता दिए, व्याकरण की यानी पाणिनि का व्याकरण भी उसी विश्वविद्यालय की देन है। चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री भी उसी विश्वविद्यालय की देन है। और जब इस प्रकार के केंद्र बनते हैं तो वह केंद्र केवल शिक्षा के केंद्र नहीं होते, वह केवल नवाचार के केंद्र नहीं होते, शोध के केंद्र नहीं होते, बल्कि वह उस पूरी व्यवस्था के स्वर्ण युग की ओर ले जाने के एक महत्वपूर्ण आधार भी बनते हैं। और यही हुआ था। वहां पर एक विश्व प्रसिद्ध औषधि वैज्ञानिक तैयार हो रहा है, वो वहां पे तैयारी कर रहा है, देख रहा है, और उसका नाम था जीवक। जीवक नाम का जो वैद्य था वो अपनी वैद्यकीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां गए थे। कई वर्ष हो गए उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा अर्जित की, और कई वर्ष के बाद उन्हें लगा कि उन्हें वापस अपने देश को जाना है। तो उन्होंने अपने आचार्यों से इसके बारे में अनुरोध किया कि अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब मैं जाना चाहता हूं, वापस अपने समाज के बीच में, अपने देश के बीच में जाना चाहता हूं, मैं वहां कुछ कार्य करना चाहता हूं। तो उनके आचार्यों ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि भाई ठीक है, एक काम करो, अगर तुमने बहुत कुछ सीख दिया, तुम पारंगत हो गए हो, तो ये बताओ इस जंगल में, इस सामने जो जंगल है, इस जंगल में जाके देखो कौन सा ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण नहीं है, उसको ढूंढ के लाओ। वो जाते हैं। 15 दिन 20 दिन उन्होंने वहां पे खूब विचरण किया, देखा, उनको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, वापस आते हैं। वापस आने के बाद उन्होंने अपने आचार्य से एक ही बात कही। वापस आए तो आचार्य से उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण का तत्व मौजूद न हो।